हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्री एडिफाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले ये बताओ, अगर नेशन स्टेट्स आज जो है, जो कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, जर्मनी है, यूएस है, वो नहीं होते और उनके जगह पे किंगडम्स होते, एम्पायर्स होते, तो कैसा होता ये वर्ल्ड? कितनी फ्रीडम होती हमारे पास? तो चलो देखते हैं ऐसे वर्ल्ड को जो कि एग्जिस्ट करता था 1800s में, और फिर देखते हैं कि कैसे वो वर्ल्ड चेंज हुआ और मॉडर्न नेशंस एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में? हम लोग पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कवर करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। देन हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर हम लोग देखेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेके 1848 तक। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि जर्मनी और इटली कैसे एग्जिस्टेंस में आए। देन वी विल सी विजुअलाइजिंग द नेशन, और देन लास्ट में हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ठीक है, चलो तो हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है इस पिक्चर से। क्या नाम है इस पिक्चर का? द पैक्ट बिटवीन नेशंस। तो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, एक फ्रेंच आर्टिस्ट जो कि थे, उन्होंने 4 प्रिंस विजुअलाइज किए थे, जिसमें कि उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन किया था जो कि डेमोक्रेटिक भी हो और सोशल रिपब्लिक भी हो। देखो, डेमोक्रेटिक तो जो हम लोग हैं इंडियंस, तो इंडियन जैसे कि डेमोक्रेटिक मतलब हम लोग अपने लीडर को चुन सकते हैं, वोट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। और सोशल रिपब्लिक्स मतलब कि ऐसा स्टेट जो कि अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में सोचता हो, सबको इक्वली ट्रीट करता हो। ठीक है, देखो अब हम लोग इस इमेज को समझते हैं। ये जो है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, ये सिंबलाइज करती हैं लिबर्टी को, लोगों को ये दिखा रही हैं कि ये फ्रीडम आप लोगों को अब मिलने वाला है। ये इनके हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। देन इस हाथ में शी होल्ड्स दी चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जो कि लोगों के अधिकार को दिखाता है। यहाँ फोरग्राउंड में ये जो पड़े हुए हैं ये रिमेन्स हैं किस चीज़ के? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के। अब ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या होता है? तो देखो, जो भी ऐसे मतलब मोनार्कियल सिस्टम जो था, जिसके पास पूरा कंट्रोल था, पूरी अथॉरिटी थी, ये जो अथॉरिटेरियन सिस्टम्स थे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। अब देखो, उनको ही उनके जो सिंबल्स हैं, जैसे उनका ताज है, उनकी छड़ी है, उनका स्वॉर्ड है, वो चीज़ें यहाँ पे रिमेन्स में पड़ी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने उस बंधन को, उस एम्पायर, उस सिस्टम को तोड़ दिया है। अब लोगों को अपनी आज़ादी चाहिए। दे वांट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। अब ये जो लॉन्ग ट्रेन जैसे लोग निकले हुए हैं ये लाइन में, तो ये क्या है? ये अलग अलग नेशन स्टेट्स के लोग हैं। कैसे हम लोगों को पता चल रहा है? तो ये जो फ्लैग्स इन्होंने लिए हैं, अलग अलग फ्लैग्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लोग अलग अलग नेशन से आते हैं, और ये लोग अलग अलग नेशन के हैं। यहाँ पे हर ग्रुप के लोग हैं, हर एक जेंडर के लोग हैं। ठीक है, और इस प्रोसेशन में आगे जो नेशंस निकले हैं, जैसे यूएस और स्विट्जरलैंड, तो ये लोग पहले से नेशन स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस अभी अभी पहुंचा है, बिकॉज वो अभी नेशन स्टेट बनने के लिए ट्राई कर रहा है, वो रिवॉल्ट कर रहा है, वो चीज़ें कर रहा है ताकि वो भी अब एक नेशन स्टेट बन सके। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये यहाँ पे सेंट्स हैं, एंजल्स हैं। ये लोग क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? ये लोग ब्लेस करने आए हैं। ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग नेशंस के बीच में क्या है? फ्रैटर्निटी है, ब्रदरहुड है। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट प्रिंट में ये देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं, हमने ये इमेज सही से समझा। ठीक है, हमने देखा ना कि यहाँ पे अलग अलग नेशंस के, यहाँ पे यूरोप के, अमेरिका के लोग हैं, हर एक एज के लोग हैं, सोशल क्लास के लोग हैं। ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, होमेज पे कर रहे हैं किसको? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। ठीक है, अब देखो ये क्या था? ये सोरियो का उटोपियन विजन था। उटोपियन विजन क्या होता है? तो एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें कि जो कि एग्जिस्ट नहीं करता हो, जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। तो उस टाइम के लिए ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट था कि लोगों के पास अपने राइट्स हों और वो मोनार्कियल सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता हो, तो इसलिए ये एक उटोपियन विजन माना जाएगा। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे इश्यूज पढ़ेंगे जो कि सोरियो ने इस पिक्चर में, जो कि फर्स्ट प्रिंट है, उसमें विजुअलाइज करा है 19th सेंचुरी में। देखो, अच्छा पहले ये बताओ, आपको पता है कि सेंचुरी क्या होता है? ये 19th सेंचुरी मतलब कौन सा टाइम पीरियड है?
जिसको पता है वेरी गुड, और जिसको नहीं पता है देखो, 19th सेंचुरी मतलब 1801 से लेकर 1900 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग 19th सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, जो सेंचुरी होती है उससे एक पीछे हमारा ईयर चलता है। ठीक है, अब देखो नेशनलिज्म जो है वो इमर्ज हुआ था इसी टाइम पीरियड में, और ये बहुत सारे चेंजेस लेकर आया, बी इट पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में यूरोप की। ठीक है, देखो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही दो टर्म्स मिलते हैं जो कि है नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। तो देखो नेशन स्टेट जो है वो किस चीज को रिप्लेस करके आया था, वो रिप्लेस किया था मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स को। सो व्हाट इज दिस मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर? तो ये वो देखो जो एम्पायर्स हुआ करते थे तो राजा अलग अलग रीजन्स को कैप्चर कर लिया करते थे, जिसमें हर एक ग्रुप ऑफ पीपल अलग कल्चर को फॉलो करता था, अलग लैंग्वेज बोलता था। तो उसके जगह पे क्या आया, नेशन स्टेट आया। मतलब उसमें लोग जो थे उनके पास एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी थी, वो लोग किसी चीज से डिवाइडेड नहीं थे कि हम लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग कल्चर फॉलो करते हैं, नहीं। वो जो लोग नेशन स्टेट में आते थे वो सेम ही डिसेंट लेकर आते थे, उनका हिस्ट्री पास्ट जो है वो सेम होता था। ठीक है, अब आता है मॉडर्न स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट क्या है, तो इसमें भी सेंट्रलाइज्ड पावर था, लेकिन यहाँ पे जो है जो राजा होते थे, जैसे कि जो फ्रांस था अंडर लुईस 14, तो ही एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। ठीक है, बट क्या था उस टाइम कि उनके पास जो था एक कॉमन सेंस ऑफ यूनिटी नहीं था। ठीक है, एक की डिफरेंस हम लोग याद रख लेंगे कि नेशन स्टेट जो है वो कैसे यूनाइटेड थी क्योंकि लोग सिमिलर चीजें आइडेंटिटी शेयर करते थे। ठीक है, लेकिन मॉडर्न स्टेट कैसे यूनाइट होता था, क्योंकि अथॉरिटी रूल्स उनको बाइंड करके रखती थी कि वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, उस एक पर्टिकुलर एरिया में बंद रहे। अब हम लोग को एक रिकैप करेंगे। ठीक है, फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था 1848 में चार प्रिंट्स, जिसमें उन्होंने विजुलाइज किया था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक। इसमें हम लोग फास्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी क्विक रिव्यू। मेन सीन में क्या देखते हैं हम लोग कि लोग हैं अलग अलग नेशंस के, मार्च कर रहे हैं एक प्रोसेशन में टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड दे आर कैरिंग देयर नेशनल फ्लैग्स। देन पीपल with flags to symbolize unity and democratic ideals. Then there's the fall of monarchies. How do we know that? So there is the broken chain, which shows the rise of nation states. Female liberty, which is Statue of Liberty here, it stands for rights and law. फिर nations blessed by divine figures, जो कि ideal है for universal fraternity. ठीक है, ये टॉपिक पूरा क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1789 में हुआ। ठीक है, और यही जब हुआ तो एक क्लियर एक्सप्रेशन निकल के आया किस चीज का, नेशनलिज्म का। देखो इस रेवोल्यूशन से पहले क्या था, फ्रांस एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था अंडर मोनार्क। ठीक है, राजा के अंडर में एक किंगडम था जो कि फ्रांस था। ठीक है, लेकिन आफ्टर दिस रेवोल्यूशन क्या हुआ कि बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, जिनके वजह से जो सोवरेनिटी थी, सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, जो फाइनल अथॉरिटी थी टू रूल अ कंट्री, ठीक है, वो किसके पास आ गया, मोनार्की के पास था। अब एक बॉडी के पास आ गई जो कि फ्रेंच सिटीजन से बनी हुई थी। ठीक है, लोगों के पास आ गई। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया कि कुछ ऐसे मेजर्स लिए ताकि अब जो फ्रेंच हमारे सिटीजन्स हैं उनके बीच एक यूनिटी पैदा हो, मतलब वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर सके ताकि एक प्रॉपर नेशन बन सके। तो लेट्स सी कि उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए। तो पहला है ला पैत्री, विच इज द फादरलैंड। कैसे हम लोग हमारे इंडिया को कहते हैं कि हमारी भारत माता है, तो वैसे ही उन्होंने अपने देश को क्या बोलना चालू किया कि हमारा फादरलैंड है। फिर आया ले सिटोयन, द सिटीजन। तो सिटीजन कि हम लोग इस देश के सिटीजन हैं, इस देश के नागरिक हैं। तो उससे लोगों को एक देश के प्रति यूनाइटेड फील होने लगा कि हाँ हम लोग देश से जुड़े हुए हैं। फिर जो राजा का स्टैंडर्ड, रॉयल स्टैंडर्ड था फ्लैग, उसको हटाकर एक नया ट्राई कलर फ्लैग लाया गया।
स्टेट जनरल जो था उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया, और ये नेशनल असेंबली को कौन इलेक्ट करने लगा? सिटीजन्स इलेक्ट करने लगे। नए हाइम्स, हाइम्स मतलब क्या होता है कि रिलीजियस सॉन्ग्स जो कि भगवान की प्रेज में गाए जाते हैं, वो आ गए। फिर नए नए ओथ्स लेने लगे लोग, शपथ लेने लगे। कमेमोरेट किया गया मार्टायर्स को। कमेमोरेशन मतलब क्या होता है? याद करना। मार्टायर्स जो थे, जो लोग शहीद हुए थे इस रेवोल्यूशन में, उनको। ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम आ गया जो कि यूनिफॉर्म लॉज क्रिएट कर सके। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज क्रिएटेड विथ यूनिफॉर्म लॉज। एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया जिसमें कि लॉज जो थे वो यूनिफॉर्म थे। ओके, अब आता है इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड फ्यूडल लॉज। देखो, ये जो इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज थे और फ्यूडल ड्यूज थे, इन चीज़ों को अबॉलिश कर दिया गया। जो भी ऐसी चीज़ें थी जो कि लोगों में यूनिटी नहीं रख सकती थी, तो उस चीज़ को हटाने लगे ये लोग। एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। हर एरिया बदलने पे अलग वेट होता था, अलग मेजर होता था चीज़ों का, सेम ही चीज़ का, तो उसको भी हटा दिया गया। फिर फ्रेंच लैंग्वेज जो था उसको प्रमोट किया गया एज नेशनल लैंग्वेज, और जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको मतलब डिस्करेज किया गया कि आप लोग उसको मत बोलिए, फ्रेंच को अपनाइए। ओके, अब स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म होगा। अब फ्रांस में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, नेशनलिज्म आ गया, आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं और क्या ये लोग करते हैं। तो रेवोल्यूशनरीज जो थे, तो उनको लगा कि वो उनका मिशन है कि वो पूरे यूरोप को मोनार्की से लिबरेट कराएं, उससे छुटकारा दिलाएं। तो जैकोबिन क्लब्स बनने लगे अदर नेशंस में, अदर कंट्रीज में। वैसे उस टाइम कंट्री नहीं एग्जिस्ट करती थी, बट जो भी रीजन्स थे, स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे, वो लोग आकर बनाने लगे उस चीज़ को। फिर फ्रेंच आर्मी जो थी अलग अलग नेशंस में गई, जैसे अलग अलग रीजन्स में गई, जैसे बेल्जियम, होलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली। किस चीज़ को लेकर? द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को लेकर। ठीक है, अब हम लोग नेपोलियन के रोल को देखते हैं। इनिशियली तो नेपोलियन ने जो भी रेवोल्यूशनरी आइडियल्स थे उनको सपोर्ट करा, बट लेटर ऑन ही बिकेम एन एम्पेरर। बाद में वो भी चलकर एक तानाशाही बन गया। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि उन्होंने क्या अच्छी अच्छी चीजें करी हैं। ठीक है, नेपोलियन एक कोड लाए थे, वो जिसको हम लोग सिविल कोड भी बोलते हैं। किस ईयर में आया था? 1804 में आया है। कब आया है बच्चों ये? 1804 में। याद रहेगा ना? वेरी गुड। अब देखो, इसमें इन्होंने अबॉलिश कर दिए जो भी प्रिविलेजेस मिले थे बाय बर्थ। नोबल्स या क्लर्जी होते थे जो, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिल जाते थे बाय बर्थ इटसेल्फ। फिर उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टेब्लिश करा, विच मीन्स कि आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, आपको सेम ही तरीके से ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों को अधिकार दे दिया गया कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपको राइट टू प्रॉपर्टी है। फिर रिफॉर्म्स जो थे वो अदर जो भी फ्रेंच कंट्रोल में रीजन्स थे उस टाइम, उधर भी जाके उन लोगों ने ये रिफॉर्म्स लाए। फिर जो फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है, उसको भी खत्म किया। फ्यूडल सिस्टम क्या था? तो एक सोशल ऑर्डर था जिसमें नोबल्स और क्लर्जी को कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे बाय बर्थ, जबकि पीजेंट्स जो थे उनको टैक्स देना पड़ता था और सर्व करना पड़ता था जो भी उनके ऊपर क्लास थे, जैसे नोबल्स थे, क्लर्जी थे, उनको। फिर उन्होंने, नेपोलियन ने इस कोड के थ्रू पीजेंट्स को सर्फडम से भी फ्री करा। सर्फडम क्या है? तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पीजेंट्स को लॉर्ड्स के लैंड में बाउंड करके, मतलब उनको वहाँ पे काम करना पड़ता था, उनको उनके लिए काम करना पड़ता था, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था उनको इस सिस्टम में। फिर मैनोरियल ड्यूज जो थे, मतलब कि जिसमें पीजेंट्स को अपने फ्यूडल लॉर्ड को टैक्स और कुछ सर्विसेज देने होते थे, वो चीज़ें भी ख़त्म कर दी गई। टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो थे, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या था? तो जो भी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स थे उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि ताकि वो लोग फ्रीली बिजनेस ना कर सके, उसको भी हटा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मिक्स्ड रिएक्शन क्या था लोगों का टू फ्रेंच रूल। बेसिकली फ्रेंच रूल तो है, बट नेपोलियन के ही तरफ है ये लोगों का रिएक्शन, बिकॉज ही वॉज लीडिंग इट ऑल्सो। देखो, इनिशियली तो लोग बहुत इंथुसियास्टिक थे। बहुत सारे पार्ट्स में यूरोप के नेपोलियन जो है उसको लिबरेटर के तौर पे देखा गया कि ये हमें आज़ादी दिलाएगा मोनार्की से। सिटीज़ जैसे कि ब्रसल्स, मेंस, वॉर्सो और कंट्रीज जैसे कि स्विट्जरलैंड, उन्होंने फ्रेंच आर्मीज को बहुत ही खुले दिल से वेलकम करा।
हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के तौर पे। किस तरह कि वो हमारे हार्बिंजर है लिबर्टी के, वो साइन है लिबर्टी के लिए कि हमारे तरफ अब लिबर्टी आएगा। उन लोगों को लगा कि अब हमारे देश में, हमारे रीजन में भी लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगा, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या हुआ कि डिसकंटेंट आने लगा लोगों के बीच। क्यों आया? अब ये जो इंथुसियाज्म था वो क्यों हॉस्टिलिटी में आ गया, चेंज हो गया? लोग क्यों इस चेंज को रेजिस्ट करने लगे? क्योंकि पॉलिटिकल जो फ्रीडम था लोग का, उसको रिस्ट्रिक्ट करने लगा ये जो रूल था, फ्रेंच रूल। फिर सेंसरशिप आ गई प्रेस पे। सेंसरशिप क्या होता है बच्चों? तो देखो, जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज को रोक देते हैं कि आपकी, अभी देखो मूवीज पे कैसे सेंसर लगते हैं ना, कि ये मूवी का ये सीन सेंसर हो गया या फिर मूवी सेंसर हो गई। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर चीजें हैं जो आप नहीं यूज कर सकते हैं सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो वैसे ही प्रेस पे और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे सेंसरशिप लग गया। अथॉरिटेरियन रूल आ गया, जबकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि डेमोक्रेसी लाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर इकोनॉमिक बर्डन आ गया। क्या हुआ कि टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगे। क्यों? क्योंकि उनको जो फ्रेंच लोग थे, मतलब बेसिकली नेपोलियन जो थे, तो उनको चाहिए था कि हम लोग और भी ज़्यादा रीजन्स को कैप्चर करें, तो उसके लिए लड़ाई करनी पड़ती थी उनको। और लड़ाई के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा के लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए। तो वो लोग बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करने लगे। फिर फोर्स कंस्क्रिप्शन मतलब भर्ती। तो बहुत फोर्सफुली लोगों को वो लोग फ्रेंच आर्मी में भेजने लगे। फिर फ्रेंच डोमिनेंस जो था वो अब लोगों को कैसे लगने लगा? एक फॉरेन ऑक्यूपेशन की तरह लगने लगा, कि कोई दूसरा हमारे रीजन पे आके कंट्रोल कर रहा है, और अब उनको ये लिबरेशन के जैसा कुछ नहीं लग रहा था। ठीक है, क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। 1789 में क्या हुआ? सोवरेनिटी आ गई मोनार्की के पास से सिटीजन्स के पास में, फ्रेंच लोगों के पास में। नेशन स्टेट का आइडिया आया। फिर सिंबल्स ऑफ यूनिटी लोगों ने लाया, वहाँ के जो फ्रेंच बॉडी थी उसने लाई। क्या था वो? न्यू फ्लैग आया, ट्राई कलर, नेशनल एंथम आ गया, सेंट्रलाइज्ड लॉज आ गए, यूनिफॉर्म वेट्स हो गए, मेजर्स हो गए। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड। इक्वालिटी एंड राइट्स, डिक्लेयर्ड राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फिर नेपोलियन ही स्प्रेड रिफॉर्म्स लाइक सिविल कोड और मेरिट बेस्ड सोसाइटी उन्होंने बना दी, है ना। वो सब चीजें खत्म कर दी जो भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते हैं उनको। बट ही ऑल्सो इम्पोज्ड मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो इसलिए लोगों का एक मिक्स्ड रिएक्शन रहा टुवर्ड्स नेपोलियन। अच्छा, आपको नेपोलियन का रूल कैसा लगा? तो आप प्लीज कमेंट में प्लीज बताना। इम्पैक्ट ऑन यूरोप। अब देखो, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो है इम्पैक्ट क्या रहा, तो यूरोप पे वो इंस्पायर किया लोगों को कि लिबरल मूवमेंट्स वो भी अपने देश में कर सके, अपने रीजन में कर सके। नेशनलिज्म जो है उसका राइज होने लगा, डिमांड करने लगे लोग नेशन स्टेट्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पढ़ लिया हम लोग, अब उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हो रहा है यूरोप में, ठीक है, हम लोग वो देखते हैं। यूरोप जो है नेशन स्टेट्स के पहले कैसा था, देखो वो डिवाइडेड था इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स, वहीं छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइडेड था और कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी लोगों की। ठीक है, अब जैसे हंगरी में आधे लोग magyर बोल रहे हैं, आधे लोग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब इन गैलिशिया पीपल स्पोक पॉलिश, तो अलग रीजन्स में अलग लैंग्वेजेस चल रही हैं, कोई कॉमन चीज है ही नहीं, यूनिटी का फीलिंग ही नहीं है लोग में। तो क्या था जो बाइंड करके रख रहा था लोगों को, तो एक मात्र कॉमन चीज जो बाइंड कर रही थी इन डाइवर्स ग्रुप्स को, इट वाज कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। एक कॉमन, वो लोग राजा को रिस्पेक्ट करते थे कि हाँ ये हमारा राजा है, ये सब कुछ करेगा हमारे लिए। अब देखो, हम लोग किसी भी चीज को समझते हैं तो पहले उस सोसाइटी को समझना पड़ता है हमें। तो हम लोग देखते हैं कि यूरोप किस चीज में डिवाइडेड था उस टाइम, लोग कैसे थे, किस कैटेगरी में डिवाइडेड थे। तो पहला क्लास है एरिस्टोक्रेसी, जो कि लैंड ओनिंग एलाइट थी। वो लोग फ्रेंच बोलते थे और वो लोग शादियां आपस में ही करते थे, अपने ही क्लास में किया करते थे, और ये लोग बहुत छोटे थे नंबर में पूरे यूरोप में देखे तो। अब पीजेंट्री आती है, तो ये लोग वही थे जो बेचारे दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और ये मेजॉरिटी में थे ऑफ द पॉपुलेशन। देन देखो क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नया सोशल ग्रुप निकल के आता है जो कि था वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। यही वर्किंग क्लास पॉपुलेशन को हम लोग मिडिल क्लास बोल देते हैं, यही वर्किंग क्लास पॉपुलेशन को या मिडिल क्लास को हम लोग न्यू कमर्शियल क्लास बोल देते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें सेम है, याद रखना। ओके, क्या है देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? देखो, जो आइडियाज थे नेशनल यूनिटी के अर्ली 19th सेंचुरी में, उनको क्लोजली रिलेट करा जाने लगा टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है? तो इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन रूट। लिबरल जो है वो एक लैटिन रूट वर्ड से आता है, लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री, आज़ाद। पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है? तो फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स, सबके लिए आज़ादी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा बिफोर लॉ, सबको सेम ही पनिशमेंट दी जाएगी एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सबके पास वोटिंग राइट है। ठीक है, यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है? वोटिंग राइट होता है ना। तो सबके पास वोटिंग राइट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो लैंड ओनिंग मेल कैटेगरी के लोग थे उनके पास थी ये चीज़ कि वो लोग वोट कर सकते हैं। और फिर कुछ और चीज़ें हैं, ऑटोक्रेसी का एंड और क्लरिकल प्रिविलेजेस का एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म में आता है कि आप ऑटोक्रेटिक रूल को और जो भी क्लर्जी वाला सेक्शन है उनके पास जो स्पेशल प्रिविलेज है वो भी ख़त्म कर दीजिए। डिमांड था कि कॉन्स्टिट्यूशन हो और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो इस पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थे कि फ्रीडम के लिए जो 19th सेंचुरी में है, विमेन भी पार्टिसिपेट कर रही थी, लोअर क्लास के भी लोग थे, बट स्टिल उनको कोई राइट नहीं मिल रहा था। दे वर नॉट फेवर्ड। बट किसको फेवर मिल रहा था? प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को मिल रहा था। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी। इकोनॉमिक लिबरेशन जो है, लिबरलिज्म जो है, सॉरी लिबरेशन नहीं था, लिबरलिज्म। तो इसमें क्या था कि लोगों को चाहिए था कि फ्री मार्केट हो, ट्रेड हो बिना किसी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के, और इंटरनल टैक्सेस भी नहीं हो कि हम अपने ही देश में एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हैं तो हमको टैक्स ना पे करना पड़े। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। तो स्टेट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जैसे कि गवर्नमेंट ने लिमिट कर दी थी जॉब की, आप इस क्लास से हो तो आप यहीं जॉब कर सकते हो। मूवमेंट में था कि यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते, करना है तो टैरिफ दो। ट्रेड करने के लिए फिक्स था कुछ, बहुत सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, तो वो लोग चाहते थे कि ये चीज़ें खत्म हो जाए। अबॉलिशन ऑफ टैरिफ बैरियर्स। तो टैरिफ बैरियर क्या होता है कि जब भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं आपके देश में दूसरे जगह से, तो उस पर टैक्स लगता है। तो लोगों को चाहिए था कि ये भी खत्म हो जाए। देखो एग्जाम्पल एक हम लोग देखेंगे अभी जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में थे। इस रीजन में जो भी थे पर्टिकुलर एरियाज, उन सबका अपना अपना करेंसी था, वेट्स था, मेजर्स था, कुछ कॉमन था ही नहीं। तो इस वजह से जो मेन ट्रेड करने वाला सेक्शन था उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। तो क्या हुआ फिर? देखो ज़ोल्वेरिन आता है। ज़ोल्वेरिन क्या था? तो ये एक कस्टम्स यूनियन है जो कि कौन बनाया है? प्रशिया ने बनाया था, जिसे इनिशिएट किया था प्रशिया ने। और इसमें जो टैरिफ बैरियर है वो ख़त्म हो गया, और करेंसीज जो थी वो बहुत सारे अलग अलग रीजन का अपना अपना करेंसी हुआ करता था। तो इस करेंसी को जो है कि नहीं डिक्रीज कर दिया गया। 30 था पहला, लेकिन बाद में इसको 2 पिला दिया गया। अब रेलवेज आए। देखो रेलवेज ने भी बहुत ज़्यादा मोबिलिटी को बूस्ट करा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो था उसको लिंक करा विद नेशनल यूनिफिकेशन। कैसे? तो देखो अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट कर दिया रेलवेज, और इस वजह से जो आइडियाज थे वो फैलने लगे और ये एक नेशन को यूनाइट करने लगे। अब आता है कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। आफ्टर 1815 क्यों? तो देखो 1815 में क्या हुआ कि नेपोलियन जो थे उनको डिफीट कर दिया गया बाय ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। अब देखो हम लोग समझते हैं कंजर्वेटिज्म क्या होता है। कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एक आइडिया है जिसमें कि जो लोग होते हैं वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, आइडियल्स को फेवर करते हैं। जो मोनार्की है, चर्च है, उसको फेवर करते हैं। वो लोग यही चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सोशल हायरार्की बनी रहे और इनको चेंज पसंद नहीं है। दे डू नॉट वांट रेवोल्यूशन, इनको ग्रेजुअल चेंजेस थोड़े बहुत पसंद है। अब न्यू जो कंजर्वेटिज्म आया वो क्या था? न्यू क्यों है? इसमें क्या नया था? तो देखो मोस्ट कंजर्वेटिव्स जो थे वो अब पूरा रिटर्न नहीं चाहते थे कि पूरा वैसा ही चीज़ें हो, सोसाइटी हो जैसी पहली थी रिवोल्यूशन के। इनफैक्ट उनको ऐसा लगता था कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो उनके स्टेट को थोड़ा और पावरफुल और इफेक्टिव बना देगा। तो इसलिए ये तो बहुत कंट्रास्टिंग बिहेवियर है एक कंजर्वेटिव का। तो इसलिए ये एक न्यू कंजर्वेटिज्म है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस ऑफ वियना जो कब हुई थी? 1815 में। ठीक है,
इसको होस्ट कौन कर रहा है? ऑस्ट्रियन चांसलर, जिनका नाम है ड्यूक मेटरनिक। नाम याद रख लेना क्योंकि बहुत सारे नाम आने वाले हैं यहाँ से इस चैप्टर में, ठीक है। आगे हम लोग और भी नाम देखेंगे, तो कौन सा नाम किस जगह से लिंक्ड है तो वो याद रखना, ठीक है बेटा। अब देखो, गोल क्या था इस कांग्रेस ऑफ वियना का कि वो लोग एक सेटलमेंट ला सके यूरोप के लिए, रीस्टोर कर सके मोनार्कीज को, और जो भी कंजर्वेटिव ऑर्डर था उसको एस्टेब्लिश कर सके। ट्रीटी ऑफ वियना के आउटकम्स क्या थे? तो देखो, जो बर्बन डायनेस्टी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम उन लोगों ने हटा दिया था, वो चीज फिर से रिप्लेस हो गई, रीस्टोर हो गई फ्रांस में। फ्रांस ने जिन भी रीजन्स को जीता था अंडर नेपोलियन, वो सब उसने खो दिया। फिर कुछ बफर स्टेट्स बनाए गए अराउंड फ्रांस ताकि प्रिवेंट किया जा सके फ्यूचर एक्सपेंशन को, ठीक है। किंगडम ऑफ, अब देख लेते हैं कहाँ पे क्या गया। किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, उसमें बेल्जियम इंक्लूडेड था, वो नॉर्थ में गया। जिनेवा जो है उसको एडेड टू द पीडमोंट, उसको ऐड किया गया पीडमोंट में। इन द साउथ टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स अगर हम देखें तो प्रशिया को वेस्टर्न टेरिटरीज मिल गई, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल मिल गया ओवर द नॉर्दर्न इटली। लेकिन ये जो जर्मन कन्फेडरेशन था ऑफ 39 स्टेट्स, जिसको हम अब एग्जाम्पल में समझाए थे ना, जिसका अलग अलग वेट था, मेजर था हर रीजन में जाने पे, तो उसको लेफ्ट उन लोगों ने एकदम छोड़ ही दिया, अनटच्ड छोड़ दिया, उसमें कुछ चेंजेस नहीं लाए, वो जैसा था वैसा रह गया। रशिया को पार्ट मिला पोलैंड का, देन प्रशिया गॉट अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। मेन इंटेंशन क्या था इस ट्रीटी का? तो ताकि वो लोग रीइंस्टेट कर सके, रीइंस्टेट मतलब रीस्टोर कर सके मोनार्कीज को, जो कि नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दी थी, हटा दी थी, और वो लोग बिल्ड कर सके एक नया कंजर्वेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन यूरोप। अब हम लोग देखते हैं द रिवॉल्यूशनरीज, अपोजिशन टू मोनार्कीज। देखो 1815 के बाद क्या हुआ कि रिप्रेशन का फियर जो था, जो भी हमारे लिबरल नेशनलिस्ट्स थे उनमें आ गया, तो इसलिए वो लोग कहाँ चले गए? अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? सीक्रेट सोसाइटीज बनाना चालू किया बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में, ताकि वो लोग रिवॉल्यूशनरीज को और नए लोगों को ट्रेन कर सकें और जो नेशनलिज्म का आइडिया है उसको जिंदा रख सकें और स्प्रेड कर सकें। गोल्स क्या थे रेवोल्यूशनरीज के? तो रेवोल्यूशनरीज का एम था कि वो अपोज करें मोनार्कियल गवर्नमेंट को और लड़ें किस चीज के लिए? लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ें। गुस्सीपी मजीनी, तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी याद रखना। ये कहाँ से हैं? इटली से हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? जिनोवा में। कहाँ पे हुआ है? जिनोवा में। कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, आंसर लिखने में अच्छा रहता है आप लोगों के लिए, ठीक है। was one of the most important who was the most important revolutionary? Giuseppe Mazzini, and he became a member of secret society Carbonari, ठीक है। He believed that God had intended nations to be, sorry यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना, टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। उनको लगता था कि जो भगवान है वो चाहते हैं कि नेशंस एक नेचुरल यूनिट हो मैनकाइंड का, ठीक है। और वो चाहते थे कि इटली जो है उसको एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक में हम लोग फोर्ज करें, बनाए। फाउंडिंग ऑफ एसोसिएशंस, तो मजीनी ने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज फाउंड करी थी। पहला था यंग इटली, कहाँ पे था वो? मर्सिलिस में। और दूसरा था यंग यूरोप, जो कि था बर्न में, ठीक है। याद कर लेना इन 2 सोसाइटीज का नाम बेटा। फिर आता है थ्रेट टू मोनार्कीज। मजीनीज आइडियाज वर सीन एज अ थ्रेट बाय मोनार्कीज, ठीक है। ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल फॉर हिज रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। हिज विजन, उनका जो विजन था वो बहुत सारे नेशनलिस्ट्स को इंस्पायर करता था ऑल ओवर यूरोप में। मेटरनिक जो थे वो डिस्क्राइब करते थे गुजीपी मजीनी को इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ठीक है। अब हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। नो नेशन स्टेट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप, कोई नेशन स्टेट तो था नहीं, सब अलग अलग मोनार्की रूल कर रही थी, सबका अलग रीजन था, अलग कल्चर था, अलग लैंग्वेज था, तो बहुत डिफिकल्ट था कि यूनिटी में वो लोग रह सके। लेकिन सिर्फ एक चीज थी जो उन सबको बाइंड करके रख रही थी, विच वॉज द एलिजेंस टू द एम्पेरर। वो अपने राजा के प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी जो है वो डोमिनेंट थी, वो फ्रेंच बोलती थी, कंट्रोल लैंड एंड पावर, सारे पावर उन्हीं के पास था। वो लोग सिमिलर लाइफ स्टाइल्स इंजॉय करते थे ऑल ओवर अक्रॉस यूरोप में, पूरे यूरोप में उनका सेम ही चीज चल रहा था कि वो लोग सेम पावर इंजॉय कर रहे थे। मिडिल क्लास आया इमर्ज करके,
ठीक है। और इनको, इस मिडिल क्लास को क्या चाहिए था, लिबर्टी चाहिए थी, इक्वालिटी, नेशन स्टेट्स चाहिए थे। फिर स्प्रेड बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट आइडियाज निकल के आए। लिबरलिज्म जो है वो फ्रीडम और इक्वालिटी चाहिए थी लोगों को बिफोर लॉ, फेवर्ड इस लिबरलिज्म में क्या था कि इट फेवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सपोर्टेड फ्री मार्केट्स एंड नो ट्रेड बैरियर्स। एग्जाम्पल फिर जॉल्वरीन भी बना था 1834 में, याद है ना। और ये भी है कि यहाँ पे विमेन जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था और नॉन प्रॉपर्टीड मैन को भी एक्सक्लूड कर दिया गया था। नेपोलियन का डिफीट होता है 1815 में। उसके बाद यूरोप चाहता था कि ट्रेडिशनल मोनार्कीज को रिस्टोर कर सके। न्यू कंजर्वेटिज्म आता है। मोस्ट मतलब ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स नहीं चाहते थे कि पूरे मतलब प्री रेवोल्यूशनरी टाइम में हम लोग चले जाएं, एज उनको लगता था मॉडर्नाइजेशन जो है वो थोड़ा बहुत तो पावरफुल बनाएगा ही और इफेक्टिव बनाएगा ही उनके सिस्टम को। फिर आता है कांग्रेस ऑफ वियना, हुआ था 1815 में, जिसको मेटरनिक ने लीड करा था, जो कि ऑस्ट्रिया के थे चांसलर। देन रिस्टोर हो गई मोनार्कीज। पूरा जो मैप था यूरोप का वो रीड्रॉ हुआ ताकि पावर जो है वो बैलेंस किया जा सके। कंजर्वेटिव्स जो है वो अपोज करते थे लिबरलिज्म को, नेशनलिज्म को, और वो रेवोल्यूशन जो है उसे डरते थे। ठीक है, आधा चैप्टर हो गया हमारा। अब थोड़ा आप लोग रेस्ट कर सकते हो। रेस्ट मतलब ये नहीं कि फोन स्क्रॉल करने लगे, नहीं, बस थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्या है वो, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। देखो, राइज हो रहा था लिबरल नेशनलिज्म का। जो पीरियड था बिटवीन 1830 टू 48, उसमें बहुत सारे रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स देखने को मिले हमको अक्रॉस यूरोप। ठीक है, इन रिवोल्यूशंस में कौन इनको लीड कर रहा था? दे वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट्स, जो कि बिलोंग करते थे टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट। और हमने देखा था ये लोग कहाँ से निकल के आए हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ये एक नया मिडिल क्लास निकल के आया था। इन लोगों का और दो नाम है, याद करो क्या थे वो दो नाम। ठीक है, अब देखो, जुलाई में रिवोल्यूशन होता है। कहाँ पे हुआ ये रिवोल्यूशन? फ्रांस में। फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ 1830 में। इस रिवोल्यूशन की वजह से जो बर्बन किंग्स थे उनको ओवरथ्रो कर दिया गया, और ये जो विच वॉज रीस्टोर्ड, जिसको कि पावर में लाया गया था। याद करो, हमने वियना का जो कांग्रेस था उसमें देखा था कि इनको वापस से लाया गया था हराने के बाद नेपोलियन को। तो बर्बन किंग्स को वापस रिस्टोर करा गया था ताकि मोनार्कियल सिस्टम को, कंजर्वेटिज्म को वापस लाया जा सके। तो इसको फिर से रिवोल्यूशन के थ्रू ओवरथ्रो कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको रिप्लेस किया गया किसके थ्रू? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, जिसमें कि हमारा जो मोनार्कियल सिस्टम है वही होगा, लेकिन उसको एक रूल बुक फॉलो करना होगा। और इसके हेड कौन थे? तो लुई फिलिपी थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के। ठीक है, रेवोल्यूशन जो है वो इंस्पायर किया अपराइजिंग कहाँ पे? बेल्जियम में। बेल्जियम हम लोग मेंशन किए थे उस टाइम की, जब वो कांग्रेस ऑफ वियना हो रहा था, हुआ तो कुछ रीजन्स बटे थे, तो उसमें हमने बेल्जियम का जिक्र किया था, है ना। तो वो भी अपने आप को ब्रेक अवे कर गया फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। नीदरलैंड से अपने आप को वो अलग कर लिया। अब देखो, ये है भाई साहब, इनका नाम क्या है? मेटरनिक। पिछले बार भी इन्होंने बोला था, किसके बारे में बोला था बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो और फिर इन्होंने बोला है, किसके बारे में बोला आपकी बारी? फ्रांस के बारे में बोला है। बोल रहे हैं कि जब भी फ्रांस स्नीज करता है, रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कर लेता है कोल्ड। मतलब क्या है इसका? ये कि फ्रांस में जब भी कोई भी अपराइजिंग होता है तो वो आसपास के एरियाज में भी फैल ही जाता है। अब हम लोग देखेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1821 में स्टार्ट हुई। ये कुछ ईयर्स है जो तुमको याद करने होंगे, सारे ईयर्स नहीं याद करने हैं, लेकिन छोटे मोटे ईयर्स है, याद कर लेना। ओके, याद करने मत बैठ जाना, बस ऐसे एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। चलो, ग्रीस जो है वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट रहा था सिंस 15th सेंचुरी। ये नहीं याद करना है, हटा दो। 15th सेंचुरी से वो पार्ट था ओटोमन एम्पायर का। और जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म हो रहा था यूरोप में, वो स्पार्क ऑफ कर दिया एक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस।
किसके बीच में? ग्रीक्स के बीच में। उनको लगा कि हम भी इंडिपेंडेंट होंगे, अब हमको और किसी राजा महाराजा के कंट्रोल में नहीं होना है, हम लोगों को अब इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी चाहिए। अब सपोर्ट कौन करेगा इन लोगों को? तो इनको सपोर्ट किया किसने? ग्रीक्स ने, जो कि एग्जाइल में रह रहे थे। उसके बाद वेस्ट यूरोपियंस ने भी सिंपैथी दिखाई एंशियंट ग्रीक कल्चर के प्रति। वो लोग बहुत सपोर्ट करते थे। पोएट्स सपोर्ट में आए, आर्टिस्ट लोग सपोर्ट में आए। वो पोएट और आर्टिस्ट जो थे वो ग्रीस को प्रेज करते थे एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ठीक है। इंग्लिश पोइट थे एक जिनका नाम है लॉर्ड बायरन। उन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज करे और वो खुद भी वॉर में गए, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर आया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में हुआ, और इसी ट्रीटी के थ्रू ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। ये ग्रीस बन गया एक इंडिपेंडेंट नेशन। चलो अब हम लोग देखेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। देखो नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो आया था वॉर्स के थ्रू, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू, और एक और चीज था जो कि नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप कर रहा था लोगों के बीच, वो था कल्चर। कल्चर में क्या आता है? आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक। इन चीज़ों ने ना हेल्प करा लोगों को कि वो एक्सप्रेस कर सके और नेशनलिस्ट फीलिंग्स को शेप दिया जा सके। तो रोमांटिसिज्म जो है ये क्या है? इसका मतलब होता है ये एक कल्चरल मूवमेंट है जो कि ट्राई कर रहा था कि डेवलप कर सके एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। वो भी एक ऐसा मूवमेंट था जो कि चाह रहा था कि लोगों के बीच में नेशनलिज्म का जो भावना है वो जागे थ्रू कल्चर। ठीक है, आर्ट, पोएट्री, इन सभी चीज़ों के थ्रू। रोमांटिक आर्टिस्ट्स जो थे वो चाहते थे कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बने, हेरिटेज बने, कॉमन कल्चरल पास्ट के बेसिस पे। सो दे वांटेड टू क्रिएट अ नेशन ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। ठीक है। जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्रायड हर्डर। ही क्लेम्ड कि जर्मन कल्चर जो है, ट्रू जर्मन कल्चर, वो कहाँ मिलेगा? कॉमन लोगों के बीच में, और इसको हम लोग कहते हैं दास वोल्क। फिर आता है एक टर्म वोल्क जीस्ट, जिसका मतलब होता है कि जो बोलता है कि ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज पॉपुलराइज्ड थ्रू फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क पोएट्री एंड फोक डांसेस। जो ट्रू स्पिरिट है नेशन का वो कैसे पॉपुलराइज होगा? हमारे फोक सॉन्ग्स के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, डांसेस के थ्रू। ठीक है। जो एम्फेसाइज किया जा रहा था वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेजेस पे, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस पे, और कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर पे, लोकल कहानियों पे, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था कि जो मॉडर्न नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं वो उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो लोग कि इलिटरेट हैं। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो कैसे समझेंगे? तो इन चीज़ों के थ्रू वो लोग समझ पा रहे थे। करोल कुरपिंस्की एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल को। कैसे? तो अपने ओपेराज के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, टर्निंग डांसेस लाइक पलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। लैंग्वेज अब आता है। लैंग्वेज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को लाने में लोगों के बीच। देखो जैसे पोलैंड हम लोग पढ़े थे, किसको मिला था? रशिया को। पोलैंड का पार्ट हम लोग पढ़े थे, बताओ कब पढ़े थे? हाँ, कांग्रेस ऑफ वियना में। तो वो जो है वो ट्राई कर रहा था कि पॉलिश कल्चर को सप्रेस करे, इसलिए पॉलिश लैंग्वेज भी स्कूल्स में और भी जगहों पे बैन कर दिया गया, और उसके जगह पे क्या आ गया? रशियन लैंग्वेज को वो लोग प्रमोट करने लगे। लेकिन इस वजह से फिर दिस लेड टू प्रोटेस्ट बाय क्लर्जी और इंटेलेक्चुअल्स, जिन्होंने कंटिन्यू करा पॉलिश लैंग्वेज को पढ़ाना सीक्रेटली ही, लेकिन उन लोगों ने पॉलिश लैंग्वेज को नहीं छोड़ा। अब पॉलिश जो है वो बोलना या पढ़ाना एक पॉलिटिकल एक्ट ऑफ डिफायंस बन गया। ठीक है, एंड अ वे बन गया, एक तरीका बन गया कि हम लोग अपने नेशन को जो है वो प्रिजर्व कर सके अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। अब आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है 1830s में। क्या होता है कि पूरे यूरोप में बहुत सारा इकोनॉमिक हार्डशिप आ गया क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। तो इस ग्रोथ की वजह से जॉब्स चाहिए और डिमांड बढ़ने लगी जॉब्स की, रिसोर्सेज कम पड़ने लगे लोगों के लिए, रूरल माइग्रेशन होने लगा जो था, लोग गाँव से शहरों में आने लगे, और इस वजह से ओवर क्राउडिंग हो गया, पुअर लिविंग कंडीशंस हो गए स्लम्स में। पीजेंट्स जो थे उन लोगों को तो फ्यूडल ड्यूज के थे जो उनमें सफ़र करना पड़ रहा था। ठीक है,
जो कि उन लोगों के पे थोपा जा रहा था। फिर छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट जो थे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा था सस्ते सस्ते गुड्स से जो कि इंडस्ट्री से बन के आ रहे थे, ठीक है, जो कि और भी ज़्यादा एडवांस थे एंड ऑल ऑफ दैट। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, वेजेस घटने लगे लोगों के, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू पॉपुलिज्म, मतलब कि फूड प्राइस का खाने की चीज़ों का दाम बढ़ने लगा, फिर एक साल बैड हार्वेस्ट भी हो गया, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गरीबी जो है वो बढ़ने लगी। फूड शॉर्टेज और अनरेस्ट जो हो गया 1848 में, बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गया और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी। पेरिस में लोगों ने स्ट्रीट्स पे प्रोटेस्ट्स करना चालू करा, बैरिकेड्स दे ब्रोकेट दे बिल्ट बैरिकेड्स एंड उन्होंने रिवोल्ट करा, ठीक है। और किंग लुई फिलिपी जो थे, जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हेड बनाया गया था, अभी हमने देखा ना पीछे, तो उनको भी देश छोड़ के अपना जो था वो भागना पड़ा। और नेशनल असेंबली जो थी वहाँ की, हमने पढ़ा था ना रेवोल्यूशन के टाइम पे कि नेशनल असेंबली आ गई थी, तो उसने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और फिर कुछ सोशल रिफॉर्म्स आ गए। तो इस न्यू रिपब्लिक ने क्या किया कि यूनिवर्सल मेल सफरेज दे दिया, जो भी लोग 21 ईयर्स के ऊपर थे उनको, फिर राइट टू वर्क मिल गया, नेशनल वर्कशॉप्स वर सेट अप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द जॉबलेस। अभी एक छोटा सा इंसिडेंट है यहाँ पे, आपके बुक में हम लोग देख लेते हैं एक बार। सिलेसिया जो है वहाँ पे एक रिवॉल्ट हुआ था, डेस्परेट जो नीड था लोगों का वो उसका एडवांटेज उठाने लगे कॉन्ट्रैक्टर्स। कैसे? तो वो गुड्स का जो प्राइस था उसको डिक्रीज करने लग गए। सिलेसिया में वीवर्स जो थे उन्होंने फिर एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट भी करा। अराउंड 18,000 वीवर्स जो है उन्होंने अटैक कर दिया कॉन्ट्रैक्टर के हाउस पे और डिमांड करने लगे कि और अच्छे वेजेस दो हमको। कॉन्ट्रैक्टर तो भाग गए, लेकिन फिर वो आर्मी की वजह से 11 वीवर्स जो थे वो शॉर्ट हो गए थे, डेड। अब हम लोग देखते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 में जो हो रहा है, वाइड स्प्रेड रेवोल्यूशनरी वेव। देखो, पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ पुअर अनएम्प्लॉयड, अभी जो स्टार्विंग का कंडीशन चल रहा था वो, उसके साथ साथ में एक रिवोल्यूशन आया बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। वो लोग भी एक रिवोल्यूशन कर रहे थे। इनका मूवमेंट जो था वो क्या चीज़ चाहिए था? उनको चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, ऐसा एक लाओ नेशन जो कि क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट हो हमारे पास, नेशनल यूनिफिकेशन हो, कुछ लिबर्टीज हो, सिविल लिबर्टीज। इन लोगों का रोल क्या था? तो रेवोल्यूशन जो है इट वाज स्पेयरहेडेड बाय मिडिल क्लास ओनली। मिडिल क्लास में कौन आते थे? तो प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, क्लर्क, प्रोफेशनल्स। ये लोग चाहते थे कि ऑटोक्रेटिक रूल जो है वो खत्म हो जाए और एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आ जाए, ठीक है। जर्मन यूनिफिकेशन अटेम्प्ट, अब हम लोग देखेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जर्मनी में जो रेवोल्यूशन था लेड टू द कन्वीनिंग ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। वहाँ पे जो लोगों ने रेवोल्यूशन किया उस वजह से क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आया, लेकिन फिर वो गिर भी गया। हम लोग समझेंगे कैसे। एम क्या था इसका कि वो लोग यूनिफाई करें जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर में, जैसे कि फ्रांस ने किया था। द पार्लियामेंट ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन और फिर ऑफर किया उसको, किसको? तो किंग फ्रेडरिक विलियम IV को, जो कि प्रशिया के थे, लेकिन ही रिफ्यूज्ड द ग्राउंड। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आइडिया ऑफ मोनार्की बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। तो उनको नहीं चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और रिजेक्ट कर दिए वो उन लोगों के ऑफर को। अब देखो, फेलियर हो गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को कहाँ कन्वीन किया गया था? चर्च ऑफ सेंट पॉल में, ठीक है। अभी क्या क्या रीजंस थे जिनकी वजह से ये फेल हो गया? तो देखो, पहला तो सपोर्ट नहीं मिला मोनार्क से, फिर दूसरा कि जो पार्लियामेंट था उसको डोमिनेट कर रही थी मिडिल क्लास, और ये लोग जो थे मिडिल क्लास वो रेजिस्ट कर रहे थे डिमांड्स को वर्कर्स के या आर्टिसंस के, और इस वजह से इन लोगों ने इनका सपोर्ट देना छोड़ दिया। फिर कोई रियल पावर नहीं थी इनके पास इन्फोर्स करने को डिसीजन को अपने, ठीक है, इनके पास। इस वजह से हम लोग को समझ में आया, ये सिचुएशन हाईलाइट किया वीकनेस ऑफ लिबरल मूवमेंट्स विदाउट मिलिट्री और पॉलिटिकल बैकिंग। अगर आपके पास मिलिट्री पावर नहीं है, पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो इसमें आगे। अब रोल ऑफ वेमेन हम देखेंगे।
वेमेन जो थी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ने उनमें उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, न्यूज़पेपर्स निकाले अपने, एंड दे ऑल्सो टुक पार्ट इन मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। हाउएवर, लेकिन फिर भी उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिला और उनको ना तो एडमिट किया गया फ्रैंकफर्ट में, बट उनको वो सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पे वहाँ पे लाया गया था, एडमिट किया गया था। तो क्या पॉइंट बनता है इसका, है ना? डिसीजन मेकिंग में उन्होंने कोई हक दिया नहीं वुमेन को। अब देखो कंजर्वेटिव रिस्टोरेशन, एंड ऑफ 1848 आते आते कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है उनको कंट्रोल मिल गया। ज़्यादातर लिबरल मूवमेंट्स जो थे उनको सप्रेस कर दिया गया, लेकिन जो आइडिया था ना डेमोक्रेसी का और नेशनलिज्म का, वो अभी भी फैल रहा था, वो सप्रेस नहीं हुआ था। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं उन्होंने लिबरल मूवमेंट्स को कर दिया जो थे सप्रेस, बट दे कुड नॉट रीस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। वो पूरे तरीके से बैक नहीं जा पाए जो भी ओल्ड ऑर्डर था उसमें। तो मोनार्क्स हैड टू ग्रांट सम कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, इसलिए उन्होंने कुछ चेंजेस लाए, जैसे सर्फडम और बॉन्डेड लेबर जो था उसको अबलिश कर दिया। हैब्सबर्ग रूलर्स जो थे उन्होंने और भी ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी टू द हंगेरियंस। क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम लोग, चलो। 1830 में रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, बर्बन मोनार्की को हटा दिया, लुई फिलिपी बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, अपराइजिंग होती है, फिर बेल्जियम, पोलैंड, इटली में उन लोगों ने अपना अपना एरिया लिया। फिर राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, लिबरल और नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो है उन्होंने चैलेंज किया कंजर्वेटिव रूल को, डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड नेशनल यूनिफिकेशन। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, ग्रीक्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर, दे सपोर्टेड यूरोपियंस, ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832। ठीक है, रोमांटिसिज्म आता है, नेशनलिज्म आता है, आर्ट ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, इस सब चीज़ ने और भी ज़्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग्स को फोर्स मतलब लोगों के बीच लाया। फिर क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक क्राइसिस, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इस वजह से इंक्रीज हो गया फूड का डिमांड, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया सिटीज़ में, पुअर हार्वेस्ट भी हो गया, इस वजह से फूड शॉर्टेज हो गया और जो भी खाने की चीज़ें थे उनके प्राइसेस बढ़ गई। हार्ड हिट सबसे ज़्यादा किसको इससे असर पड़ा, तो पीजेंट्स को, आर्टिसंस को और वर्कर्स को। पॉपुलर अपराइजिंग्स टू मास प्रोटेस्ट्स एरप्टेड इन सिटीज एंड कंट्री साइड। जैसे एग्जाम्पल 1848 में रेवोल्यूशन जो हुआ फ्रांस में, उस वजह से मोनार्की जो है वो छोड़ के चली गई, वो ओवरथ्रो हो गई और रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया। 1848 में रेवोल्यूशन जो है ऑफ द लिबरल्स। देखो 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, इसको किसने लीड किया था, एजुकेटेड मिडिल क्लास में, जिसमें प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, ये सब थे। डिमांड क्या था इनका कि नेशन स्टेट बनाओ, सिविल लिबर्टीज दो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लेके आओ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या हुआ जर्मनी का, वो 1848 में मिले ताकि हम लोग जर्मनी को यूनिफाई कर सके एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। इन्होंने क्राउन ऑफर किया प्रशियन किंग को, नाम बताना क्या था किंग का नाम, याद कर लो, ठीक है। और लेकिन उन्होंने तो इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। विमेन का रोल था, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बट उनको जो है कि नहीं कोई वोटिंग राइट्स या कोई पॉलिटिकल इक्वालिटी दी नहीं गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? तो देखो नेशनलिज्म जो है 1848 के बाद वो डेमोक्रेटिक आइडियल से मूव होने लगा थोड़ा। कंजर्वेटिव्स जो थे दे यूज्ड नेशनलिज्म टू स्ट्रेंथन स्टेट पावर। कंजर्वेटिव लोग अब यूज करने लगे नेशनलिज्म का ताकि वो लोग अपनी स्टेट पावर को और भी ज़्यादा मजबूत कर सके। फिर हम लोग देखेंगे ये जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे, दे ट्राइड टू यूनिफाई जर्मनी अंडर अ पार्लियामेंट, हमने देखा था ना, एंड दिस वाज क्रश्ड बाय मोनार्की, मिलिट्री एंड जंकर्स। जंकर्स क्या होते हैं, लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं वो लोग, ठीक है, छोटा सा टर्म है, ध्यान में रखना। राइज ऑफ प्रशिया, प्रशिया जो है उसने, अब देखो प्रशिया जो है अब वो लीडरशिप ले लिया कि हम लोग जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। ओटो वन बिस्मार्क जो हैं, जो कि प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस प्रोसेस को लीड करा। आर्मी और ब्यूरोक्रेसी यूनिफिकेशन जो है वो आया, कैसे आया, तो मिलिट्री फोर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के थ्रू आया। और इन लोगों ने, आर्मी जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा एक सेंट्रल रोल प्ले करा, एंड इस वजह से वो एक आर्किटेक्ट बने इस नेशन को बनाने में। Wars of unification, 3 wars were fought against Austria, Denmark and France, जो कि
प्रशिया ही जीता ऑफ कोर्स, तभी तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो पाया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जर्मनी तो यूनिफाई हो गया, अब किंग बनेगा यहाँ पे। जनवरी 1871 में किंग विलियम वन जो थे प्रशिया के, उनको जर्मन एम्पेरर डिक्लेयर किया गया। जो कि कहाँ पे डिक्लेयर हुआ ये, तो ये सेरेमनी हुआ था हॉल ऑफ मिरर्स में, जो कि एक जहाँ पैलेस ऑफ वर्सेलियस में, जो कि हॉल ऑफ मिरर्स था, और ये सिंबलाइज किया जर्मन यूनिटी को। अब देखो कुछ चेंजेस आ गए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएगा प्रशिया में, मॉडर्नाइज कर दी गई करेंसी को, बैंकिंग आ गया, लीगल सिस्टम आ गया, जुडिशियल सिस्टम आ गया, और इस वजह से ये और कंसोलिडेट करने में इस नए जर्मन स्टेट को हेल्प किया। अब इटली का यूनिफिकेशन देखते हैं, तो पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड था ये। इटली जो है वो डिवाइडेड था 7 स्टेट्स में मिड 19th सेंचुरी में। सिर्फ सार्डिनिया पीडमोंट जो है वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्राइंसली हाउस, नहीं तो बाकी सारे जो एरियाज थे उनको अलग अलग ही कल्चर के लोग गवर्न कर रहे थे। अब जैसे देखो, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग नॉर्थ में थे, पोप लोग रूल कर रहे थे सेंटर में, बर्बन किंग्स, देखो ये बर्बन किंग्स, और कहाँ सुने थे तुम लोग, फ्रांस में थे ना, वेरी गुड, याद है ना। ये बर्बन किंग्स फ्रांस में भी थे, सॉरी स्पेन में भी थे और फ्रांस में भी थे, हाँ साउथ में थे ये लोग, ठीक है ना, ये देख लो यहाँ पे। लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, इटालियन लैंग्वेज हैड रीजनल वेरिएशंस लैकिंग अ यूनिफाइड फॉर्म, मतलब कि अलग अलग रीजन में ये लोग अलग अलग भाषा बोल रहे थे। ठीक है, इस वजह से नेशनल यूनिटी जो है बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। गुजीपी मजीनी का रोल क्या था, तो ही वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी, हमने पहले भी इनके बारे में देखा है। इन्होंने 2 सोसाइटीज फाउंड करी थी। एक था यंग इटली जो कि 1831 में बनाया था, और दूसरा था यंग यूरोप जो कि 1834 में बना था। उनको लगता था कि यूनिफाइड रिपब्लिक होना चाहिए इटली को, बट उनके जो एफर्ट्स थे वो दोनों ही बारी फेल हो गए, बोथ इन 1831 एंड इन 1848। बट इसने इनकी इन ट्रायल्स ने, कोशिशों ने बहुत इंस्पायर करा फ्यूचर मूवमेंट्स को। अब देखो सारा जो लीडरशिप है अब किंग पे आ गया, कहाँ के, सार्डिनिया पीडमोंट के, क्योंकि वही तो था जो एक इटली के मेन कल्चर को फॉलो कर रहा था। किंग विक्टर इमैनुअल II जो थे सार्डिनिया पीडमोंट के, उन्होंने इस यूनिफिकेशन को लीड करा। वो चाहते थे कि यूनिफाई करे इटली को वॉर और डिप्लोमेसी के थ्रू। अब पिक्चर में आते हैं कैवोर वो ना तो एक रिवोल्यूशनरी थे गुसीबी मजीनी की तरह, ना ही एक डेमोक्रेट थे, वो सिर्फ नॉर्मल थे, उनको कोई चीज़ से फर्क नहीं था। वो चीफ मिनिस्टर थे, आर्किटेक्ट, जैसे कि क्या हम लोग भी ओटो वन बिस्मार्क का नाम सुने, जर्मनी में जिन्होंने हेल्प करा, जो कि आर्किटेक्ट बने जर्मनी की यूनिफिकेशन में, वैसे ही यहाँ पे कौन है, काउंट कैवोर हैं, ये चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के, वेरी गुड, सार्डिनिया पीडमोंट के। तो उन्होंने, वो आर्किटेक्ट बने इटालियन यूनिफिकेशन के, उन्होंने बहुत अच्छा वो चाल चले, वो बोले कि फ्रांस को साथ में ले लेते हैं, और फ्रांस के साथ मिलके वो ऑस्ट्रिया को हरा दिए 1859 में। अब देखो गरीबाल्डी का रोल देख लेते हैं। उन्होंने एक आर्म्ड वॉलंटियर्स को लीड करा था जिसका नाम था रेड शर्ट्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइंस में नहीं, एक बॉक्स में है, देख लेना, ठीक है। 1860 में वो लोगों ने मार्च किया साउथ इटली और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, और वहां पे उन्होंने स्पेनिश रूलर्स को हटा दिया। फाइनल यूनिफिकेशन 1861 में विक्टर इमैनुअल II जो है उनको किंग प्रोक्लेम किया गया यूनिफाइड इटली का। इटली का यूनिफिकेशन जो था वो कंप्लीट हुआ थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स एंड स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी, ठीक है। ला इटालिया, ये एक आइडिया था ऑफ अ यूनाइटेड इटली। तो उस टाइम पे, एट द टाइम, मेनी इलिटरेट Italians misunderstood La Italia as the name of King Emmanuel's wife. उनको लगता था कि ये हमारे राजा की पत्नी का नाम है, जबकि ये क्या था, यूनिफाइड इटली का एक आइडिया था। तो अब हम लोग ब्रिटेन का केस देख लेते हैं। देखो ब्रिटेन जो है उसका यूनिफिकेशन बहुत ग्रेजुअल था, और ये एक सिंगल रिवोल्यूशन के थ्रू नहीं हुआ था। 18th सेंचुरी के पहले जो ब्रिटिश था, वो ब्रिटिश आइल्स था, उसका डिफरेंट बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे, जैसे कि इंग्लिश थे, वेल्श थे, स्कॉट्स थे और आयरिश पीपल थे। हर एक का अपना लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी था। पीपल जो है वो अपने आप को ज़्यादा
अपने लोकल एथनिटी से आइडेंटिफाई करते थे देन नेशनल यूनिटी। वो अपने आप को अपने एथनिटी से ज़्यादा आइडेंटिफाई करते थे। इंग्लिश का डोमिनेंस बढ़ने लगा। कैसे? देखो, इंग्लैंड्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर ग्रू स्टीडीली। इंग्लिश पार्लियामेंट जो है वो और स्ट्रेंथ गेन कर ली, स्पेशली कब? 1688 में, क्योंकि उन्होंने जो पावर था मोनार्की के पास, मोनार्की से पावर अपने हाथ में ले लिया। किसने? इंग्लिश पार्लियामेंट में ने। अब देखो, इंग्लिश कल्चर जो है वो डोमिनेट करने लगी अलग अलग अपने रीजन्स को। क्यों? क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक एक्सपेंशन आ गया, कॉलोनियल ट्रेड आ गया, है ना। The Act of Union 1707 united England into the United Kingdom of Great Britain। देखो, इसमें क्या हुआ ना कि यूनाइटेड इंग्लैंड जो था और स्कॉटलैंड, ये दोनों एक ट्रीटी साइन करते हैं कि हम दोनों मिलके एक देश बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, इंग्लैंड जो है अपनी अथॉरिटी इंपोज करने लगा स्कॉटलैंड पे। यूनियन जो है इट वाज प्रेजेंटेड एज अ पार्टनरशिप कि हम दोनों का इक्वल रोल रहेगा नेशन बिल्डिंग में। लेकिन इंग्लैंड जो है उसने सारी या फिर मोस्ट ऑफ द पावर को गेन कर लिया, होल्ड कर लिया। अब रिप्रेशन होने लगा स्कॉटलैंड में। स्कॉटिश हाईलैंड्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा रिप्रेशन फेस करना पड़ा। उनको अपनी लैंग्वेज, गेलिक लैंग्वेज बोलने से मना किया गया। फिर उनको अपना जो नेशनल ड्रेस था वो भी बोलने से मना किया गया। लार्ज नंबर ऑफ स्कॉटिश हाईलैंडर्स दे वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होम्स। गॉड। देन आयरलैंड वॉज डिवाइडेड। देखो, अब आयरलैंड का केस देखते हैं। आयरलैंड जो है वो बटा हुआ था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। रिवॉल्ट एंड एक्सेशन। इंग्लिश जो थे उन्होंने हेल्प करा प्रोटेस्टेंट्स को ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। एंड एक फेल्ड रिवॉल्ट के बाद, जो कि वोल्फ टोन ने और कुछ यूनाइटेड आयरिश मैन ने करा था, आयरलैंड जो है वो फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, शामिल कर लिया गया इनटू यूनाइटेड किंगडम 1801 में। तो इसको भी, आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो बन गया हमारा पूरा यूनाइटेड किंगडम। अब कुछ सिंबल्स थे न्यू ब्रिटेन के। ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक था, ये रिप्रेजेंट करता था पॉलिटिकल यूनियन को ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। देन ये नेशनल सिंबल बन गया यूनाइटेड किंगडम का। नेशनल एंथम था उनका, क्या था वो? गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये प्रमोट करती थी एक शेयर्ड आइडेंटिटी और लॉयल्टी टू द ब्रिटिश मोनार्की। इट वाज यूज्ड इन स्कूल्स, पब्लिक इवेंट्स एंड मिलिट्री सेरेमनीज। इंग्लिश लैंग्वेज, इट वाज इम्पोज्ड एज द डोमिनेंट लैंग्वेज अक्रॉस ब्रिटिश आयल। और सप्रेस्ड रीजनल लैंग्वेजेस, वो तो हमने देखा ही, आयरिश को और गेलिक को उन लोगों ने सप्रेस कर दिया। और ये बन गया एक कल्चरल एसिमिलेशन का टूल। अब हम लोग एक क्विक रिव्यू कर रहे हैं। जर्मनी का यूनिफिकेशन से पहले ही जर्मनी कलेक्शन ऑफ 39 स्टेट्स था अंडर जर्मन कॉन्फेडरेशन, जिसको कि ऑस्ट्रिया प्रुशिया मिलके डोमिनेट कर रहा था। रोल ऑफ प्रुशिया क्या था? तो लेड द मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड इकोनॉमी मेड इट द नेचुरल लीडर। ओटो वन बिस्मार्क बने आर्किटेक्ट, वो प्राइम मिनिस्टर थे प्रशिया के। उन्होंने डिप्लोमेसी का यूज़ करा और वॉर का यूज़ करा ताकि वो जर्मनी को यूनिफाई कर सके। जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम्ड 1871 में बना। किंग विलियम वन जो थे प्रशिया के, वो बने थे वहाँ के राजा। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? ये सब वर्सेलिस में। यूनिफिकेशन कंप्लीटेड अंडर प्रशियन dominance. Now, Italy unification. Italy before unification divided into kingdoms and duchies. उसमें divided था, उसको dominate कर रहे थे foreign powers, Austria, Spain, France. इसमें key figures कौन थे? गिउसेपी मजीनी, जिन्होंने फाउंड करा इटली को, यंग इटली को, इंस्पायर्ड नेशनलिज्म। काउंट केवर जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पीडमोंट सार्डोनिया के, उन्होंने डिप्लोमेसी का यूज करा ताकि यूनिफाई कर सके इटली को। गुसिपी गरिबाल्डी he led armed struggle, unified southern Italy. स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, क्या हुआ कि ब्रिटेन नेशन स्टेट बना बिना किसी वॉर या रिवोल्यूशन के। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन बना, जिसमें कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाए मिलके। 1801 में आयरलैंड ऐड हो गया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। ठीक है, इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा था बाकी रीजन्स को पॉलिटिकली भी और कल्चरली भी। आयरिश रेजिस्टेंस जो है उसको तो क्रश कर दिया गया।
कुछ नेशनल सिंबल्स फिर वो लोग लाए ताकि यूके को अपने इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर सके। फ्लैग आया, एंथम आया, इंग्लिश लैंग्वेज आया, जिसको कि ब्रिटिश आइडेंटिटी के लिए यूज किया गया। बाकी की कल्चर्स को तो सप्रेस कर दिया गया इंग्लिश रूल में। अब हम लोग हमारा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन, एक नेशन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना, जिस नेशन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं सिर्फ कि हाँ, मतलब सिर्फ सुनते हैं हम लोग कि हाँ नेशन, नेशन कुछ दिखता तो नहीं है ना, ये कोई फिजिकल एंटिटी तो नहीं है। तो आर्टिस्ट्स जो थे हमारे 18th और 19th सेंचुरीज के, उन्होंने ट्राई किया कि इसको एक फेस दे सके, जैसे रूलर्स के पास फेस था। तो पर्सनिफिकेशन हुआ नेशंस का, नेशंस को है कि एक फीमेल फिगर का रूप देने लगे ये लोग। दीज फिगर्स वर नॉट रियल वुमेन बट एलिगरीज रिप्रेजेंटिंग नेशनल आइडियल्स। अब ये एलिगरी क्या होता है? एलिगरी मतलब होता है कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया थ्रू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। जैसे कि लिबर्टी है तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? विथ अ वुमेन वेयरिंग अ रेड कैप, हैविंग ब्रोकन चेन। या फिर जस्टिस है तो हम लोग कैसे दिखाते हैं? एक विमेन है ब्लाइंड फोल्डेड विथ वेइंग स्केल्स। तो हम लोग सिंबल्स यूज कर लेते हैं ना चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो होता है एलिगरी। देखो एलिगरी ऑफ फ्रांस क्या था? मरियाने। मरियाने क्या थी? फीमेल फिगर थी जो कि रिप्रेजेंट करती थी फ्रांस को। उनके फीचर्स देखे तो रेड कैप क्या था? लिबर्टी। फिर ट्राई कलर और कॉकेट जो है उनके सिर पे ऐसे लगा हुआ, वो क्या है? रिपब्लिक दिखा रहा है। स्टैच्यू ऑफ मरियाने जो थे उनको पब्लिक स्क्वायर्स पे लगाया गया ताकि लोग अपने आप को यूनिफाइड फील कर सके, एक कनेक्शन फील हो लोगों को अपने देश से। ठीक है, उनका इमेज जो है वो कॉइन पे, स्टैम्प्स पे भी लगाया जाने लगा ताकि प्रमोट करें वो लोग नेशनल यूनिटी को। अब आती है जर्मेनिया। ये एलेगरी है ऑफ जर्मनी। जर्मेनिया रिप्रेजेंटेड जर्मन नेशन। शी सिंबलाइज्ड स्ट्रेंथ एंड हीरोइज्म। उनके सिंबल्स देखे तो क्राउन ऑफ ओक लीव्स जो है वो सिंबलाइज करता है हीरोइज्म को। स्वॉर्ड है उनके पास, देखो यहाँ पे स्वॉर्ड है ना उनके पास, वो क्या सिंबलाइज करना है? रेडिनेस टू फाइट, है ना, तैयार है लड़ने के लिए। ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर है इनका। देखो जर्मनी का फ्लैग है यहाँ पे पीछे है, दिख रहा है ना बैकग्राउंड में, वो जर्मन यूनिटी को दिखा रहा है। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, रेज ऑफ सन, राइजिंग सन एंड ब्रोकन चेन। तो ये सब चीजें क्या सिंबलाइज कर रही है? फ्रीडम, स्ट्रेंथ, आजादी, है ना। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, थके तो नहीं हो, बस थोड़ा और कंसंट्रेट कर लो। ठीक है, देखो क्या है? नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। लास्ट क्वार्टर आते आते 19th सेंचुरी का नेशनलिज्म जो है बिगेन एज अ मूवमेंट फॉर फ्रीडम, जो कि शुरू तो हुआ था एज अ मूवमेंट फॉर फ्रीडम एंड यूनिटी, उसका एक नैरोअर फॉर्म आ गया और अग्रेसिव फॉर्म आ गया। उसको लिंक करने लग गए लोग इंपीरियलिज्म से, जहाँ पे पावरफुल नेशंस जो थे वो डोमिनेट करते थे वीकर रीजन्स को। तो क्या हुआ कि जो लास्ट क्वार्टर आया 19th सेंचुरी का, तो उस टाइम तक मायने बदल गए नेशनलिज्म के। क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि इंपीरियलिज्म जो है उसके साथ लिंक करने लगे नेशनलिज्म को। की डेवलपमेंट क्या हुआ? तो यूरोपियन पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वो compete करने लगे फॉर कॉलोनीज एंड रिसोर्सेज। लड़ाई चालू हो गई इन लोगों के बीच में। नेशनल प्राइड एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स फ्यूल्ड मिलिटरिज्म एंड एक्सपेंशनिज्म। नेशनल प्राइड जो था वो और ज़्यादा फ्यूल करने लगा मिलिटरिज्म को और एक्सपेंशनिज्म को, कि हम और एक्सपैंड करेंगे अपने एरिया को, अपने नेशन को। अब देखो एक रीजन था बाल्कन रीजन, ये याद रख लेना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा याद रख लेना, आंसर लिखने में अच्छा रहेगा तुमको। बाल्कन जो है उसके वो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रीजन था, उसमें अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग थे। और इसको रूल कौन कर रहा था? ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर और किस कंट्री को रूल कर रहा था? याद करना, पीछे हमने पढ़ा अभी, ग्रीस को, है ना, ग्रीक लोगों को रूल करा था। यहाँ पे ये जो ओटोमन थे उनका भी कंट्रोल वीक हो गया। नेशनलिस्ट टेंशंस जो हैं वो बढ़ने लगे। स्लैव्स, ग्रीक्स, देखो ग्रीक्स का नाम है ना, सर्ब्स और अदर्स के बीच में। रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी इंटरफेयर्ड, ईच सपोर्टिंग डिफरेंट रीजन्स। अभी बीच में अंदर तो लोग अपने में आपस में लड़ ही रहे हैं, फिर ऊपर से बाहर से देश आके लड़ने लगे कि अलग अलग रीजन्स को सपोर्ट करने लगे। पैन स्लैविज्म मतलब देखो एक पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट था जो कि प्रमोट करता था यूनिटी ऑफ ऑल स्लैविक पीपल्स। स्लैव्स एक एथनिक ग्रुप है ईस्टर्न यूरोप का। रशिया जो था वो प्रमोट करने का
करने लगा पैन स्लेविज्म को, ताकि वो यूनाइट कर सके स्लैविक पीपल को अंडर इट्स लीडरशिप। तो अलग अलग अंदर भी एक अग्रेशन चल रहा है लोगों के बीच में, और बाहर से भी देश आके उस एक ग्रुप को अपने सपोर्ट में ला रहे हैं कि वो लोग उस रीजन को कैप्चर कर सके। और फिर रशिया जो ये पैन स्लेविज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्लैश कर गया विथ ऑस्ट्रिया हंगरी एम्बिशंस इन बाल्कन। ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्बिशन था उससे क्लैश कर गया रशिया का जो ये सपोर्ट था। तो ये ऐसे क्लैशेस चालू हो गए। इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। नेशनलिज्म जो था नो लॉन्गर मेंट यूनिटी, इट बिकेम अ टूल फॉर डोमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। अब कोई नेशनल यूनिटी का सिंबल नहीं रह गया था, वो एक डोमिनेशन और एक्सक्लूजन का सिंबल बन गया था। ये टेंशंस जो थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। कब चालू हुआ था? 1914 में। नेशनलिज्म टर्न्स अग्रेसिव। देखो, अग्रेसिव नेशनलिज्म शिफ्टेड द गोल फ्रॉम यूनिटी टू डोमिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स एंड इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस आ गए थे बाद में। तो चलो, हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अभी देखो, चैप्टर ये लेक्चर छोड़ के मत जाना, आगे भी कुछ है। तो अभी थोड़ा रेस्ट ले लो, पानी पी लो, आराम से थोड़ा अपना मेडिटेट वगैरह कर लो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ एमसीक्यूज हैं, ये कुछ थोड़े से एमसीक्यूज मैंने प्रीवियस ईयर से लिए, ठीक है। फिर मुझे ज़्यादा मिले नहीं मतलब इस चैप्टर के एमसीक्यूज पीवाईक्यू से, तो मैंने टॉपिक वाइज भी डाला है। ओके, ये देख लो तुम लोग थोड़े। एक भी मैं आंसर नहीं करने वाली, सारे तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में करने हैं आंसर, और इन सभी का आंसर तुमको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो, अब यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट पेज से जो है मैंने टॉपिक वाइज डाला है एमसीक्यू, तो ये देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो लेते चलो स्क्रीनशॉट। चलो, हो गया खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट कर देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। और कैसा लगा ये लेक्चर प्लीज़ कमेंट में बताना। ओके, बाय।